ऐसा हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बचपन का सपना कि लेकिन तब पता नहीं था कि डीएम क्या काम करते हैं, लेकिन ये था कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है। और मेरे चाचा जी मतलब ऐसा बोलते रहते थे आईएएस बनना है। बचपन में आईएएस की फुल फॉर्म रट ली थी। लोगों को कहती थी, टीचर्स जब पूछते थे क्या बनना है तो कहती थी आईएएस बनना है। बट के साथ देख रही थी तो उसने मुझे हक किया। और इसके बाद फैमिली में मेरी सिस्टर ने भी देख लिया था तो उसका कॉल आ गया था। बाकी मैंने सबसे पहले खुद से तो मम्मा को बताया था। वो नहीं कर पा रही हूँ, सेक्शनल टेस्ट में एटलीस्ट आपको 100+ तो करना ही है। और मैं कहूँगी कि 120 के अराउंड मेरा स्कोर हमेशा आता था, और जिसमें मेरा कम आता था तो मैं उसका वापस रिवीजन करती थी। सेकंड है कि जब मैं रेगुलरली तो 7 to 8 आवर्स, एक्चुअली मैंने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो फॉलो नहीं किया था, लेकिन मेरा ये था कि सुबह उठते ही मतलब जब मैं अकेली रहती थी तब मैं सीधा सुबह उठते ही ईयरफोन्स लगा लेती थी, और कोई भी करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। अभी हमारे साथ सुलोचना मैम है जो कि 22 साल की उम्र में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैम से आज हम लोग जानेंगे कि मैम की क्या जर्नी रही, कैसे तैयारी किया, कौन कौन सी बुक पढ़ी, तमाम सारी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले मैम इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम आप कैसा फील कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक कुछ अचीव किया है बहुत बड़ा, अच्छा लग रहा है। आप मतलब पहली बार में क्लियर कर गए, कई लोग मतलब नहीं क्लियर कर पाते हैं कई वर्षों तक राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में, तो क्या वजह होती है? अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर रिवीजन की कमी हो सकती है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है। बट मोस्टली अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को वापस एनालाइज़ कीजिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उसको मॉडिफाई करते रहिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। मैम अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सुलोचना मीना है। मैंने बीएससी में बॉटनी ऑनर्स किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, तो आपने कब तैयारी की शुरुआत किया? जब मेरा कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2020 में, तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था होल हार्टेडली यूपीएससी के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए मैम आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, मतलब कब मन में आया मतलब कि इसका तैयारी किया जाए? ऐसा होता है कई लोगों को बचपन से सपना होता है, वैसे आपको कब मतलब मन हुआ था ऐसा हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बचपन का सपना है, क्योंकि लेकिन तब पता नहीं था कि डीएम क्या काम करते हैं, लेकिन ये था कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है। और मेरे चाचा जी मतलब ऐसा बोलते रहते थे आईएएस बनना है। बचपन में आईएएस की फुल फॉर्म रट ली थी। लोगों को कहती थी, टीचर्स जब पूछते थे क्या बनना है तो कहती थी आईएएस बनना है। बट कोई गाइडेंस नहीं थी, पता नहीं था कि क्या करना है। फिर जब डीयू गई तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल गई, और उसके बाद मैंने उसी बात पे चली। और उसी डीयू में जब मैं कॉलेज में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, मैं सोशल सर्विस के लिए भी हूँ, प्लस मुझे अथॉरिटी एंड लीडरशिप स्किल्स भी क्योंकि मेरे पास है, और मुझे अथॉरिटी के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद है। तो आई थॉट कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज। रिजल्ट आने के बाद आपने सबसे पहले किसे कॉल किया या रिज़ल्ट के लिए मैंने खुद नहीं देखा था लैपटॉप पे, और सबसे पहले बताया नहीं, मैं एक फ्रेंड के साथ देख रही थी तो उसने मुझे हक किया। और इसके बाद फैमिली में फिर मेरी सिस्टर ने भी देख लिया था तो उसका कॉल आ गया था। बाकी मैंने सबसे पहले खुद से तो मम्मा को बताया था। अच्छा मैम, आपने मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखा था, जरा बताएंगे? कई लोग मतलब कमेंट करते रहते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये था कि स्टार्टिंग में आप जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाइए जो प्रीलिम्स वाले होते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इन डेप्थ आप कितना अच्छे से उस सब्जेक्ट को ग्रैस्प कर पा रहे हो। अगर आपका अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट में एटलीस्ट आपको 100+ तो करना ही है। और मैं कहूँगी कि 120 के अराउंड मेरा स्कोर हमेशा आता था, और जिसमें मेरा कम आता था तो मैं उसका वापस रिवीजन करती थी। सेकंड है कि जब प्री आ रहा है तो उससे 3 महीने पहले आप मेंस का पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर आपका प्री नहीं होगा तो आप मेंस की प्रिपरेशन का क्या कर लेंगे। तो प्री से पहले आप बहुत सारे मॉक्स दीजिए, और फुल लेंथ मॉक्स पे ज़्यादा आपको फोकस होना चाहिए प्री से पहले। तो मैं कहूँगी कि मिनिमम 30 तो आपको मॉक्स लगाने ही है। उसके बाद अपने टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा सही हैं, या आपके 50-50 वाले, आपके इंट्यूशनल केसेस वाले कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं। उसके बाद आप उसको एनालाइज़ कीजिए। एनालिसिस के बाद आप सॉल्यूशन की पर जाइए। जो की होती है, मैं तो की को बहुत अच्छे से करती थी, उसको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, उसके नोट्स बनाना। और एट द एंड भी इवन प्री के 2 दिन पहले मैंने ये सारी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस रिवाइज़ किए थे।
तो रिवीजन है और मॉक्स है और उन्हें प्रॉपरली एनालाइज करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में होनी चाहिए। मैम जैसा कि पीसीएस के एग्ज़ाम में देखा है कि बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मतलब डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं, यूपीएससी में ऐसा क्या होता है प्रीवियस ईयर का योगदान? प्रीवियस ईयर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी आपको हिंट मिल जाता है कि फर्स्ट थिंग तो आप थीम्स को पकड़ लेंगे कि इस थीम से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी के, तो जब आप उनको पढ़ रहे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड चीज़, कई बार ये देखा गया है कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शंस दिए थे, चाहे वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो, लेकिन उसी ऑप्शन को एलाबोरेट करके नेक्स्ट ईयर में वो क्वेश्चन कर लिया। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, लास्ट ईयर जब मैंने प्री दिया था उसमें मिताक्षरा वाला एक क्वेश्चन था और बाद में देखा गया कि 1991 के प्री के पेपर में वही पूछा गया था कि मिताक्षरा इज़ रिलेटेड टू, और इस बार थोड़ा एलेबरेट करके पूछ लिया। तो मैं कहूँगी कि आपको लास्ट 30 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लें, आपको लगेगा कि क्या टाइम वेस्ट है, हमारे टाइप के नहीं है, लेकिन उससे आपकी नॉलेज एनरिच होगी। प्लस आपको पता चलेगा कि कई बार क्वेश्चंस कितना थोड़ा रिपीटेड सीक्वेंस में रहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए मैम। मेंस की आंसर राइटिंग मैं कहूँगी कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ पाओगे, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग जाएगा और आप इंटरलिंकिंग कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग के बाद आप जो आंसर प्रोड्यूस करते हैं वो बेस्ट होता है। सेकंड है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के पेपर्स में, तो 10 मार्कर्स 15 मार्कर्स, किसी के लिए 7 मिनट्स देना है, किसी के लिए 10 मिनट्स देना है। यहाँ पहले प्रॉपरली अपना बना के रखिए। सेकंड, आपको स्ट्रक्चर हर किसी क्वेश्चन में बना के रखनी है, आपको आता है नहीं आते, मतलब एग्जामिनर को आप पता मत लगने दें कि आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। सबकी स्ट्रक्चर मतलब इंट्रो होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। मैं बॉडी में पॉइंट वाइज फॉर्मेट ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे वो कन्वीनियंट लगता था। इवन मैं जब खुद पे लेकर सोचती थी कि इफ़ आई वुड हैव बीन एग्जामिनर तो मेरे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, इसलिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में फिर आप जो कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिपोर्ट कोट की है तो या तो उसको कोट अनकोट कर दीजिए, अदरवाइज़ उसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हर पेपर की डिमांड मुझे लगता है कि हर पेपर की डिमांड अलग होती है, GS1 GS2 GS3। तो जैसे GS1 है उसमें जियोग्राफी, आपको मैप्स आप थरो होने चाहिए मैप्स के साथ, फिज़िकल जियोग्राफी के भी। इस बार जो मैंने मेंस दिया था उसमें 4 वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस थे एंड बिलीव मी कि मैंने चारों में वर्ल्ड मैप बनाया है और उसमें मेरा आधा पेज तो उसी वर्ल्ड मैप में ही भर गया। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उसी से मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर का मन नहीं है आपको क्वेश्चन पढ़ने का, वो बस ऊपर ऊपर से देखेंगे कि हाँ यहाँ वॉल्केनोज थे, इसने बना दी है, मतलब शी नोज दिस। फिर GS2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का भरपूर यूज़ कीजिए। देखिए DPSPs तक तो आपको मतलब आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि ये आर्टिकल इसका है, ये आर्टिकल इसका है, और उसको आप वाइजली यूज़ कीजिए। फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों मतलब पूरा याद ही होना चाहिए, आर्टिकल वगैरह जो या आर्टिकल नंबर से याद होना चाहिए कि इंटॉक्सिकेशन का है तो आर्टिकल 47 यूज़ कर दिया है, तो ऐसा आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इससे कभी कभी ये होता है कि हमें कंक्लूज़न आता नहीं है माइंड में, तो हम कंक्लूड कर देंगे। सेकंड, आप SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो 17 गोल्स सब कुछ कवर करते हैं, चाहे पावर्टी, हंगर, जेंडर इनइक्वालिटी, उसको भी आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आप उससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कंक्लूज़न के कुछ ऐसे टिप्सी चीज़ें रखिए कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप जल्दी में कैसे कर देंगे, पर अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करनी है। उसके बाद GS3 में इंटरलिंकिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका है। और GS4 में एग्जाम्पल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, आप एग्जाम्पल्स डालिए, एनेक्डोट्स डालिए जी एथिक्स के पेपर में। तो वहाँ पे और आपको ये एग्जाम्पल्स कैसे मिल सकते हैं, या तो आप किसी कोचिंग के जैसे मैंने राउस के मेंस कंपस से उसके लास्ट कुछ पेजेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे इंटेग्रिटी के, ऑनेस्टी के, मैंने वहाँ से पहले वो पिक किए। उसके बाद आप फेमस पर्सनैलिटीज़ के लाइफ स्टोरीज से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। थर्ड, मैंने बहुत सारी टॉपर्स की कॉपीज़ देखी और मैंने देखा वो भी काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स यूज़ करते थे, तो मैंने वहाँ से लिविंग एग्जाम्पल्स लिए कि किसी IAS का था, एक IPS थे सर, उन्होंने अपने बेटे को अरेस्ट किया था। तो ये मतलब आप जब ऐसे एग्जाम्पल्स वहाँ पे कोट करेंगे तो उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। केस स्टडीज़ में
आपको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखनी है, चाहे उसमें पूछा है या नहीं पूछा है, आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ करना है, एक इंट्रो देना है। लास्ट में जब आपने बॉडी लिख दी है तो भी आप छोटा सा कंक्लूज़न लिखें, लेकिन उसे कंक्लूड कर दीजिए। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पार्ट्स में, तो आप उस टाइम पे एथिकल डिलेमास ऐसे करके टॉपिक डालकर और फिर थोड़ा अपना स्पेस को उसको वाइजली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। और एसेस के लिए कोट्स, डेटा, ये सब चीज़ें आपकी हैंडी होनी इस बार चाहिए। का जो एसेज कहा गया था काफ़ी डिफिकल्ट पूछा गया था जहाँ